जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। कोलकाता के आर डोकाजी कर मेडिकल कॉलेज में 8 और 9 अगस्त की रात करीब 3 बजे एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नाइट शिफ्ट में काम कर रही इस डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ, उसने एक बार फिर से दिल्ली के निर्भया कांड की भयावह यादें ताजा कर दी। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके दावा किया है कि उन्होंने केस सुलझा लिया है, लेकिन सोचिए, क्या एक अकेला इंसान इतनी क्रूरता को अंजाम दे सकता है, या इस घटना में और लोग भी शामिल थे? आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पुलिस और गिरफ्तार किए गए आरोपी के बारे में बात करेंगे और फिर कुछ ऑडियो क्लिप्स पेश करेंगे जो इस ओर इशारा करती हैं कि इस वारदात में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। इस कॉलेज में कई युवा नीट की परीक्षा पास करके अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए आते हैं। इन्हीं में से एक लड़की थी जिसने कड़ी मेहनत करके एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी। उसके माता पिता का सपना था कि उनकी इकलौती बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और गरीबी से बाहर निकले। लड़की भी इसी सपने को साकार करना चाहती थी और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना चाहती थी। उसके पिता, जो कोलकाता से दूर नॉर्थ 24 परगना में रहते थे, स्कूल यूनिफॉर्म बेचकर घर चलाते थे और अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाते थे। उसकी बेटी ने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करके अब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पीजी की सेकंड ईयर की स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई कर रही थी। उसके सामने एक उज्जवल करियर था कि सुबह उस परिवार के सारे सपने टूट गए। जिस बेटी से उन्होंने 8 अगस्त की रात को बात की थी, उसकी मौत की खबर अगले दिन सुबह मिली। माता पिता रात को बेटी से बात कर सुकून से सो गए थे, लेकिन अगली सुबह इतनी दर्दनाक होगी ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल ट्रेनी डॉक्टर मोमिता देवनाथ पिछले कई दिनों से नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी। उसकी ड्यूटी रात 10 बजे से शुरू होती थी और सुबह होते ही वह घर लौट जाती थी। 8 अगस्त 2024 को भी वह हर रोज की तरह अपने घर से हॉस्पिटल गई। अपने अंडर में आए मरीजों को देखने के बाद करीब 2 बजे वह थोड़ा खाली हुई। उस समय हॉस्पिटल में भीड़ कम हो चुकी थी और सन्नाटा छाया हुआ था। मोमिता ने अपने 4 अन्य जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठकर कैंटीन में रात का खाना खाया। खाना खाने के बाद अक्सर मेडिकल स्टाफ थकान मिटाने के लिए सेमिनार हॉल में जाकर आराम करते थे। यह सेमिनार हॉल 4थी मंजिल पर स्थित है, जहां करीब 25-30 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। हैरानी की बात यह है कि इस बड़े और मशहूर मेडिकल कॉलेज में नाइट शिफ्ट के स्टाफ के आराम करने के लिए कोई अलग रूम नहीं बनाया गया है, जिस वजह से मेडिकल स्टाफ को सेमिनार हॉल का ही सहारा लेना पड़ता है। जब काम के बाद जूनियर डॉक्टर और बाकी स्टाफ थक जाते थे तो वे 4th फ्लोर पर बने सेमिनार हॉल में जाकर थोड़ी देर आराम कर लेते थे। उसी तरह जूनियर डॉक्टर मोमिता देवनाथ भी रात का खाना खाने के बाद अपने साथियों को गुड नाइट कहकर करीब 2:30 बजे सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम करके वह अपनी बाकी की ड्यूटी पूरी कर लेगी, लेकिन उसके सेमिनार हॉल में जाने के बाद सुबह तक उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। रात में उसके साथ काम करने वाले दोस्तों को लगा कि शायद मोमिता अपने घर चली गई है। उन्होंने भी अपनी अपनी ड्यूटी में ध्यान लगाया। रात बीत गई और सुबह हो गई। हॉस्पिटल का माहौल सुबह 8:30 बजे तक पूरी तरह से शांत और सामान्य था, लेकिन जैसे ही एक स्टाफ मेंबर सेमिनार हॉल का दरवाजा खोलता है, उसकी चीख निकल जाती है। उसने देखा कि फर्श पर एक गद्दा पड़ा है और उस पर एक लड़की बेहोश पड़ी है। जैसे ही वह और करीब गया, उसने देखा कि चारों तरफ खून फैला हुआ है। वह घबराहट में बाहर की ओर भागता है और उसकी चीख सुनकर बाकी स्टाफ के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में हॉस्पिटल के डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर और स्टाफ के लोग वहां इकट्ठा हो गए। जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उससे सभी की चीखें निकल गईं। वहां पर लेडी जूनियर डॉक्टर मोमिता देवनाथ लहूलुहान पड़ी थी। उनके शरीर पर ऊपर के कुछ कपड़े थे, लेकिन नीचे के कपड़े नहीं थे, यानी वह अर्धनग्न अवस्था में थी। उनके शरीर पर चेहरे से लेकर पैरों तक घाव ही घाव थे। दोनों आंखों और चेहरे से खून बह रहा था। मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें कपड़े से ढक दिया। हालांकि ऐसी स्थिति में घायलों को या शव को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर मोमिता वहीं हॉस्पिटल में थी। वहां मौजूद डॉक्टरों को उसी समय समझ आ गया था कि अब उनकी सांसें थम चुकी हैं। इसके बाद मोमिता की लाश को मुर्दा घर में ले जाया गया। उनकी पहचान पीजी सेकंड ईयर की स्टूडेंट के रूप में हो चुकी थी, इसलिए उनके घर वालों को भी इस घटना की सूचना दे दी गई। सूचना मिलते ही उनके घर में मातम छा गया और कुछ देर बाद उनके परिजन भी हॉस्पिटल पहुंच गए।
हॉस्पिटल पहुंचने पर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के सहायक सुपरिटेंडेंट ने कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की है। लेकिन ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने जो बातें बताई, उनसे इस पूरे मामले में साजिश की गंध आने लगी। ट्रेनी डॉक्टर के पिता के अनुसार जब वह सुबह अपनी बेटी को देखने गए तो उन्होंने देखा कि उसकी बेटी के चेहरे से खून बह रहा था और उसके चश्मे भी बुरी तरह टूटे हुए थे। जब उन्होंने बेटी की लाश के ऊपर पड़े कपड़े को थोड़ा सा हटाया तो पाया कि उसकी कमर से नीचे कोई कपड़ा नहीं था। लेकिन इतनी भयानक स्थिति में भी उसी अस्पताल के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने यह दावा किया कि जूनियर डॉक्टर मौमिता देवनाथ ने हत्या की है। सोचिए, एक लड़की जिसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, उसका शरीर सिर से लेकर पैर तक जख्मी है और कोई कहता है कि उसने खुद अपनी जान ले ली। जबकि यह खबर अस्पताल में फैलते ही वहां के सभी जूनियर डॉक्टरों तक पहुंच गई और जिसने भी उस डॉक्टर की लाश देखी उसने तुरंत समझ लिया कि यह केवल हत्या नहीं बल्कि दरिंदगी भी की गई है। इस घटना के बाद जूनियर डॉक्टरों में गम और गुस्से का माहौल बन गया, क्योंकि यह दरिंदगी एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुई थी। हालांकि स्टूडेंट्स अभी भी अपना गुस्सा काबू में रखे हुए थे। इस बीच शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। चूंकि ये सब डॉक्टर थे और वह लड़की भी उन्हीं में से एक थी, उन्होंने रिपोर्ट से समझ लिया कि उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ कितनी बेरहमी से अत्याचार हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी दोनों आंखों से खून बह रहा था, मुंह से भी खून निकल रहा था और प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। उसका पेट बुरी तरह जख्मी था, बायां पैर टूटा हुआ था, गर्दन और दाहिना हाथ भी टूटे हुए थे। उसकी उंगली और होंठ जख्मी थे और उसके शरीर पर कई जगह दांतों से काटने के निशान थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शायद इन सब के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस रिपोर्ट में कुछ बातें स्पष्ट नहीं थीं। जैसे यह तो स्पष्ट था कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है, लेकिन यह साफ नहीं था कि यह दरिंदगी उसकी मौत से पहले हुई या बाद में। यानी सवाल यह है कि इस हैवानियत का शिकार वह जिंदा रहते हुए बनी या मरने के बाद। जब यह भयानक पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टरों के सामने आई तो डॉक्टरों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। देखते ही देखते आरजीकर कॉलेज के सभी डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी और काम करना बंद कर दिया। जूनियर डॉक्टरों का कहना था कि अगर सरकारी अस्पताल में भी वे सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कहीं सुरक्षित नहीं रह सकते। इसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और पुलिस पर भी दबाव बढ़ने लगा। शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने इस केस को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब लोगों के गुस्से का स्तर बढ़ गया तो पुलिस को एक स्पेशल टीम गठित करनी पड़ी। इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई, जो चीफ मिनिस्टर तक पहुंची और राजनीति भी जुड़ गई। पुलिस ने सबसे पहले उस सेमिनार हॉल से जांच शुरू की जहां ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसलिए पुलिस ने सेमिनार के आसपास लगे कैमरों की जांच की। 2 कैमरे मिले जो सेमिनार हॉल के एंट्री और एग्जिट गेट को कवर कर रहे थे। पुलिस ने रात 3 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इनमें कई लोग, नर्सें, जूनियर डॉक्टर और अन्य स्टाफ सदस्य सेमिनार हॉल की ओर जाते हुए दिखे। पुलिस ने उस समय सेमिनार हॉल के सामने से गुजरने वाले लोगों को चेक किया। हॉस्पिटल स्टाफ के हेड से पूछा गया कि सीसीटीवी में दिख रहे लोग कौन हैं। पता चला कि सभी स्टाफ के सदस्य थे सिवाय एक व्यक्ति के। वह एक सिविल वॉलंटियर था जिसका नाम संजय रॉय था। संजय रॉय हॉस्पिटल में लोगों की मदद करता था और कोलकाता पुलिस के लिए भी काम करता था। पुलिस ने संजय रॉय के गले पर ध्यान दिया। जब घटनास्थल की जांच की गई थी तो वहां से एक नेक बैंक ब्लूटूथ मिला था, जो मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। पहले पुलिस को लगा कि यह ब्लूटूथ डॉक्टर का हो सकता है, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय को रात 3:20 बजे सेमिनार हॉल की ओर जाते हुए देखा गया और उसके गले में ब्लूटूथ था। लेकिन जब वह हॉल से बाहर आया तो गले में ब्लूटूथ नहीं था। इसी तरह का ब्लूटूथ डॉक्टर की लाश के पास मिला था, जिससे साफ हो गया कि जो भी ब्लूटूथ का मालिक है वही कातिल भी है। इसके बाद सीसीटीवी कैमरा के आधार पर चिन्हित किए गए लोगों के फोन को पुलिस ने उस ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जब संजय रॉय का चेहरा सामने आया तो हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि वह अक्सर यहां आता जाता रहता है। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने तुरंत संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया। उस समय संजय नशे में था और पुलिस की पूछताछ के दौरान उसके जवाब और सवाल मेल नहीं खा रहे थे। पुलिस ने देखा कि ब्लूटूथ जो घटनास्थल से मिला था वह संजय के मोबाइल से तुरंत कनेक्ट हो गया। जब संजय का नशा उतरा तो पुलिस ने उसकी पूछताछ की और उसके मोबाइल को चेक किया। जांच से पता चला कि 8 और 9 अगस्त को संजय ने कहां-कहां यात्रा की। पुलिस ने उसका पूरा डेटा खंगालने के बाद खुलासा किया कि जूनियर डॉक्टर का कातिल और बलात्कारी कोई और नहीं
बल्कि संजय रॉय है। पुलिस के अनुसार 8 अगस्त की रात संजय हॉस्पिटल में पहुंचा और हॉस्पिटल के पीछे एक सुनसान जगह पर देर रात तक शराब पीता रहा। पुलिस का मानना था कि संजय सीसीटीवी कैमरे में उस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा था जहां सेमिनार हॉल है, और लगभग 40 मिनट बाद वहीं से निकलते हुए भी देखा गया। इसका मतलब था कि उस रात जो कुछ भी हुआ वह उन 40 मिनट के दौरान हुआ था। ब्लूटूथ आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस के पास बड़ा सबूत था, क्योंकि वह मौका वारदात से मिला था। खास बात यह थी कि संजय के गले में सेमिनार की तरफ जाते हुए ब्लूटूथ था, लेकिन लौटते समय नहीं था, यानी जब ब्लूटूथ गिरा था तब वह होश में नहीं था। संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल की जांच में केवल पोर्न फिल्में मिली, जिससे उसकी मानसिकता का पता चला कि वह शराब के साथ साथ पोर्न फिल्में देखने का भी आदी है। उसके परिवार के बारे में जानकारी लेने पर पता चला कि उसकी एक मां है जिसे वह नजरअंदाज करता है, और एक बहन है जो उसकी बुरी आदतों के कारण उससे संपर्क में नहीं है। संजय ने 4 शादियां की हैं, जिनमें से 3 पत्नियां उसकी बुरी आदतों के कारण उसे छोड़कर चली गईं, और चौथी पत्नी की बीमारी के कारण 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी। कई लोग और रिश्तेदार उसे पुलिस में नौकरी करने वाला मानते थे, क्योंकि उसने सबको यही बताया था कि वह पुलिस डिपार्टमेंट में है, जबकि वह पुलिस के लिए एक तरह का मुखबिर था। कोलकाता पुलिस ने संजय राय की गिरफ्तारी के बाद यह दावा किया है कि इस केस को सुलझा लिया गया है, लेकिन अब वे यह भी जांच रहे हैं कि क्या संजय इस पूरी घटना में अकेला था। आरजीकर कॉलेज के सभी जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि मौमिता वैद्यनाथ एक मजबूत और होनहार लड़की थी, जबकि संजय राय एक दुबला पतला व्यक्ति है। सबसे बड़ी बात यह है कि संजय उस समय नशे में धुत था और ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। यह सवाल उठता है कि क्या उसने अकेले ही ट्रेनी डॉक्टर पर काबू पा लिया था। जब पुलिस से पूछा गया कि क्या एक अकेला व्यक्ति उस जूनियर डॉक्टर पर काबू पा सकता था, तो पुलिस ने जवाब दिया कि हो सकता है संजय ने सेमिनार के दौरान जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार करने की कोशिश की हो। जब डॉक्टर ने इसका विरोध किया तो संजय ने उसे किसी भारी चीज से मारा, जिससे वह बेहोश हो गई। पुलिस का कहना है कि हो सकता है उस समय ही डॉक्टर की मौत हो गई हो और संजय ने उसकी मौत के बाद उसके साथ दरिंदगी की हो। दूसरी थ्योरी यह है कि इसमें 1 से ज्यादा लोग शामिल थे। अगर ऐसा है तो वे लोग कौन हो सकते हैं? क्या वे अस्पताल के स्टाफ थे, डॉक्टर के अपने दोस्त थे, या फिर संजय की तरह के शराबी लोग थे? इन सब सवालों के बीच अचानक सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गई है, जिसमें इस घटना के पीछे किसी बड़े राजनीतिक कनेक्शन की बात की गई है। इस ऑडियो क्लिप ने कोलकाता पुलिस और उनकी जांच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह क्लिप बंगाली में है, लेकिन इसका हिंदी ट्रांसलेशन स्क्रीन पर भी उपलब्ध है, जिसे आप पढ़कर समझ सकते हैं। ये করছে মুভমেন্টের যে কোনো আলাদা ফেস হবে, অথরিটি যে কোনো স্টেপ নিচ্ছে না বা এরকম আজে বাজে কমেন্ট পাস করছে, এটার এগেইনস্টে কিন্তু কিছু নেই, ঠিক আছে? এবং আমাদের উপর বাইরের লোকজন ডিপেন্ড করে এত কিছু করছে, অবভিয়াসলি ভালো লাগছে, বাট আমরা নিজেরাই সাস্টেনেবল নই, বিকজ আরজিকর হ্যাজ এ হিস্ট্রি অফ সাপ্রেসিং ইটস রাইটিয়াস মুভমেন্টস, তোমরাও জানো দাদা। এন্ড এখানে কালকে একটা ভিডিও এসেছিল যে একটা সিভিক ভলেন্টিয়ারকে অ্যারেস্ট করেছে, ওটা একটা স্কেপগোট ছিল, সেটা সঙ্গে সঙ্গে আমরা হুইসেল ব্লো করেছি, বাট हालांकि 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता के सरकारी अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी सभी ट्रेनी डॉक्टरों की इंसाफ की मांग क्यों जारी है? आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद डॉक्टरों का गुस्सा शांत क्यों नहीं हो रहा? सीबीआई जांच की मांग क्यों की जा रही है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी पुलिस को डेडलाइन क्यों देनी पड़ी? इसके अलावा टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऑडियो क्लिप जारी कर सनसनी मचा दी है। সাসপেক্ট করছিস তোর আরজি করার ছেলেরা? আমরা দাদা সাসপেক্ট করছি এটা ইন্টার্নের কাজ, ঠিক আছে? এবং যে ইন্টার্ন তার যথেষ্ট পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তার ফ্যামিলি মেম্বারও যথেষ্ট উচ্চ পদস্থ, ঠিক আছে? নাম নিতে পারবো না, কারণ দাদা আমারই সমস্যা হয়ে যাবে, বাট না, নাম নিতে হবে না, একদম নাম নিতে হবে না। না দাদা সেটাই, এবং তাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্যই মানে খারাপ লাগছে ভাবতে যে আমার ব্যাচমেটই এরকম করতে পারে, এবং কলেজ অথরিটি এতটা নির্লজ্জ যে তাকে সেফগার্ড করার জন্য এত কটা গেমস খেলা হচ্ছে। গোটা মুভমেন্টটা আমাদের কলেজ অথরিটি রান করছে। इस ऑडियो क्लिप में 2 लोगों की बातचीत है, जिसमें ट्रेनी महिला डॉक्टर की जांच पर गंभीर आरोप और सवाल उठाए गए हैं। एक व्यक्ति ने मामले में किसी प्रभावशाली इंटर्न डॉक्टर की बात की है और आरोपी को बचाने के लिए किसी बड़ी साजिश का इशारा किया है। कुणाल घोष ने इस ऑडियो क्लिप को जांच में शामिल करने की मांग की है। इस ऑडियो क्लिप ने
पुलिस की जांच और कार्रवाई पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे कोलकाता और पूरे देश के भावी डॉक्टर्स आज सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस की भूमिका को लेकर डॉक्टरों ने कई सवाल उठाए हैं, खासकर जब बड़े अधिकारियों ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार से कहा कि वे समझौता कर लें। परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने भी मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि पुलिस और ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को भरोसा नहीं रहा। अंततः कोलकाता पुलिस ने 14 अगस्त को केस सीबीआई को सौंप दिया है। अब सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। हालांकि सीबीआई ने कई मामलों की जांच की है, लेकिन इतने जल्दी किसी मामले का खुलासा नहीं हुआ है। देखना होगा कि सीबीआई इस मामले को जल्दी सुलझा पाती है या यह मामला सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह ठंडा पड़ जाएगा। दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपका क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस घटना के बारे में पूरी सच्चाई पता चल सके। मिलते हैं किसी और क्राइम से जुड़ी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी घटना के बारे में सुने हैं जिसमें एक व्यक्ति को भूतों की हत्या करने के लिए जेल जाना पड़ा? जी हाँ, ये घटना उड़ीसा की है और ये बिल्कुल सच है। इसके बारे में जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके तुरंत देखें।